जय हिंद, वेलकम टू एग्जाम चालीसा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले टॉपिक वाइज पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज। चलिए, वर्दी आपके द्वार, वर्दी आपके द्वार। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले आता है बृहदत्त वंश। सबसे पहले कौन वंश आता है? बृहदत्त वंश। उसके बाद हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश। ठीक, बृहदत्त वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश, उसके बाद कन वंश, उसके बाद सातवाहन वंश। 15 मिनट लेट हो गए हैं। चलिए, हम कल पढ़े थे शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक कौन हुआ? पुष्मित शुंग। शुंग वंश का संस्थापक पुष्मित शुंग। उसकी राजधानी विदिशा, राजधानी विदिशा। और 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। कितने अश्वमेध यज्ञ? 2 अश्वमेध। किसने? पुष्मित शुंग ने। किसने? पुष्मित शुंग ने। और भरहुत का स्तूप किसने बनवाया था? पुष्मित शुंग ने। भरहुत का स्तूप पुष्मित शुंग ने। अब आते हैं कन वंश। कन वंश के संस्थापक वासुदेव। 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 इसके अंतिम शासक है सुशर्मा। कन वंश के अंतिम शासक सुशर्मा। कन वंश के अंतिम शासक सुकर्मा। सुशर्मा। कन वंश के अंतिम शासक, कन वंश के संस्थापक, कन वंश के संस्थापक वासुदेव। कन वंश के संस्थापक वासुदेव। ध्यान से सुनिए, कन वंश के संस्थापक वासुदेव। अंतिम शासक सुशर्मा। अंतिम शासक सुशर्मा। संस्थापक वासुदेव। संस्थापक वासुदेव। अंतिम शासक संस्थापक किसका? संस्थापक कन वंश का संस्थापक वासुदेव। और अंतिम शासक, अंतिम शासक। चलिए, उसके बाद आता है सातवाहन वंश। उसके बाद आता है सातवाहन वंश। उसके बाद आता है सातवाहन वंश, जिसको कहते हैं आंध्र वंश। जिसको क्या कहते हैं? आंध्र वंश। सातवाहन वंश या आंध्र वंश। सातवाहन वंश या आंध्र वंश, जिसका संस्थापक सिमुक। सातवाहन वंश का 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 संस्थापक, 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 कन वंश का संस्थापक वासुदेव। कन वंश का संस्थापक, कन वंश का संस्थापक, अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक सातवाहन वंश। सातवाहन वंश सिमुक। सातवाहन वंश सिमुक। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। संस्थापक हो गया सिमुक। इसकी राजधानी हो गया प्रतिष्ठान। राजधानी हो गया प्रतिष्ठान। सातवाहन की राजधानी, सातवाहन की राजधानी, सातवाहन की राजधानी, सातवाहन की राजधानी, सातवाहन की राजधानी। और एक बात याद रखिएगा इसमें जजमान, जानते हैं क्या? सबसे पहले शीशे के जो सिक्के जारी किया था सातवाहनों ने। शीशे के सिक्के कौन जारी किया? शीशे के सिक्के कौन जारी किया? शीशे के सिक्के, शीशे के सिक्के। लेकिन बोल देंगे सबसे पहले सोने के सिक्के कौन जारी किया था? हिंद यूनानियों ने। किसने? हिंद यूनानियों ने। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने। सबसे पहले सोने के सिक्के। चलिए क्लियर? चलिए कॉपी लिखिए, कॉपी निकालिए, कॉपी निकालिए जजमान, कॉपी निकालिए। दो बेटा कॉपी निकालिए, कॉपी निकालिए, कॉपी निकालिए, कॉपी निकालिए। कॉपियाँ निकालिए फटाफट, कॉपियाँ निकालिए। हाँ, फाइन लगा है 2 आदमी पे, है जो मेरा टारगेट में आता है डेली का। अब वो जस्ट मेरे सामने है, सामने मतलब। हाँ, ले लीजिएगा इन दोनों से पार्टी। आज क्लास स्टार्ट होगा पार्टी के बाद, ठीक है? आप दोनों, ठीक ना? चलिए, क्वेश्चन है कन वंश और सातवाहन वंश। लिख लीजिए, कन वंश और सातवाहन के संस्थापक और अंतिम शासक। कन और सातवाहन वंश के संस्थापक और अंतिम शासक, ठीक ना? कौन है? इसका जवाब कहाँ देना है? कमेंट में देना है, ठीक ना?
और सबसे पहले सर्वाधिक शीशे के सिक्के कौन? सातवाहन। शीशे के सिक्के सातवाहन, सोने के सिक्के यूनानियों ने। चलिए अब आते हैं मध्यकालीन, अब आते हैं मध्यकालीन भारत में। हम कल बताए थे सुलेमान और अल मसूदी किसके शासनकाल में आया था? सुलेमान और अल मसूदी आया था प्रतिहार वंश के शासनकाल में। सुलेमान और अल मसूदी किसके शासनकाल में? प्रतिहार वंश के शासनकाल में। और किसके? सुलेमान आया था मिहिर भोज के शासनकाल में, अल मसूदी आया था क्या कहते हैं महिपाल के शासनकाल में, ठीक ना। अब आज हम पढ़ते हैं अल-बुरुनी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? अल-बुरुनी के बारे में। जगे रहो, जगे रहो, यानी सब एक्टिव रहो। जगे रहो मतलब एक्टिव रहो, यहाँ समझो। चलो आज पढ़ते हैं अल-बुरुनी के विषय में। किसके विषय में? अल-बुरुनी के विषय में। चलिए सुनो पहले, अल-बुरुनी जो ना खीवा कहाँ का था? खीवा अभी वर्तमान में मध्य एशिया का रहने वाला था। कहाँ का? मध्य एशिया का रहना था। कौन? अल-बुरुनी। कहाँ? कौन? अल-बुरुनी कहाँ के रहने वाला था? मध्य एशिया, जिसको कहेंगे खीवा। ऐसे हम इसको खीवा याद नहीं रखते, हम पढ़ते हैं इसको रीवा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रीवा। लिखा रहता है खीवा, लेकिन हम पढ़ते हैं रीवा, ताकि मतलब दिमाग में रहे। अब चलिए, तो इसको ख्वारिज्म के, सुनो ध्यान से सुनो, ख्वारिज्म के शाह से, ख्वारिज्म के शाह से, ठीक ना, हरा कर मोहम्मद गजनवी ने इसको हासिल किया था। पहले तो दास प्रथा चलबे करता था, तो ख्वारिज्म के शाह का ये दास था। कौन? अल-बुरुनी, ठीक ना। किसका दास था? ख्वारिज्म के शाह का। उसको हरा कर मोहम्मद गजनवी ने प्राप्त किया था। कौन? मोहम्मद गजनवी ने। तो अल-बुरुनी जो भारत आया था किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के। यही वही मोहम्मद गजनवी है जो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। और जिस समय सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था वहाँ का शासक कौन था? भीम द्वितीय। कौन था? भीम द्वितीय। ये सब मेमोराइज होगा। चलिए आगे हम बढ़े। तो किसके साथ आया था भारत? मोहम्मद गजनवी के साथ। किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी। किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, ठीक ना। किसके साथ? मोहम्मद गजनवी के साथ। ये जो इसकी जो रचना है किताबुल हिंद, इसकी रचना क्या है? किताबुल हिंद। पूछेगा किताबुल हिंद किसकी रचना है? अल-बुरुनी का। किताबुल हिंद किसकी रचना है? अल-बुरुनी। किताबुल हिंद किसकी रचना है? कमेंट में जवाब दीजिएगा, तोते हिंद किसे कहा जाता है? कमेंट में जवाब दीजिएगा, तोते हिंद किसे कहा जाता है? हम जानते हैं तोते हिंद किसे कहा जाता है। और डेयरी मिल्क लग गया है मनीषा और मीनाक्षी को, ठीक ना। अब समझिए, और तो किताबुल हिंद की रचना कौन किया है? अल-बुरुनी। किताबुल हिंद की रचना कौन किया है? अल-बुरुनी। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या है? रजनीकांत। अंग्रेजी में अनुवाद क्या है? रजनीकांत। अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया है? रजनीकांत। अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया है? रजनीकांत। अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया है? और ये जो किताबुल हिंद जो पुस्तक है वो अरबी में है। किताबुल हिंद पुस्तक किस में है? अरबी में। किताबुल हिंद जो पुस्तक है किस में है? अरबी में। किताबुल हिंद पुस्तक किस में है? अरबी में है। और ये पहला ऐसा मुस्लिम है जो कुरानों का अध्ययन किया। हम कुरान है ना, कुरान का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम है। कौन? सभी कुरान बोलते हैं, पुराण बुला गया कुरान का। पुराणों का अध्ययन, कुरान का काहे अध्ययन करेंगे हम, काहे पढ़ाएंगे? हाँ, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला विदेशी था अल-बुरुनी। बात समझे कि नहीं? इसमें से सबसे फेमस क्वेश्चन कौन है जानते हैं? किताबुल हिंद की रचना किसने किया है? तो अल-बुरुनी। कहाँ का रहने वाला था? मध्य एशिया का। किसके साथ आया है? मोहम्मद गजनवी के साथ। मोहम्मद गजनवी प्राप्त किससे क्या है? ख्वारिज्म के साथ से। और कहाँ का रहने वाला था? रीवा, यानी कि खीवा के रहने वाला था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े हो। अब बोलो ना रे, बोल भी दो थोड़ा सा। चलिए, कल हम पढ़े थे नील विद्रोह। नील विद्रोह हुआ था कहिया? नील विद्रोह कहिया हुआ था जानते हैं? नील विद्रोह कहिया हुआ था? 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। 1857 में कौन विद्रोह हुआ था? उसके जस्ट 2 साल बाद 1859 में हुआ था नील विद्रोह। और नील विद्रोह किसके विरोध में? ददनी प्रथा के विरोध में। ददनी प्रथा में क्या होता है? एडवांस में पैसा दे देता है किसान के, खेती करो और मनमाने दाम पे वो फसल लेता रहा, ठीक ना। उसको कहते हैं हम ददनी प्रथा। बात समझे कि नहीं? उसके विरोध में वाला किसने क्या था? विश्वास। कौन विश्वास? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। बात समझे कि नहीं? समझे? आगे बढ़े हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं संथाल विद्रोह।
तो दूगो विद्रोह पूछता है, इस संथाल विद्रोह उसके 2 साल बाद 1857 की क्रांति से 2 साल पहले वो बाद में हुआ, ये पहले। हाँ 1855 में। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछ देगा कौन घटना पहले हुआ था कौन घटना बाद। भाई निम्न में से कौन सी घटना 1857 की क्रांति से पहले हुआ था, निम्न में से कौन सी घटना 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। बात समझे कि नहीं? नील विद्रोह बाद और संथाल विद्रोह पहले। ठीक, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 1856 में। अब सिंधु और कानून, सिंधु और कानून कौन? सिंधु और कानून कौन? सिंधु और कानून कौन? सिंधु और कानून। ठीक ना। चलिए एक और याद रखिएगा, कुका आंदोलन। कुका आंदोलन जवाहरलाल और राम सिंह कुका, पंजाब में हुआ था। कुका आंदोलन पंजाब में जवाहरलाल और राम सिंह कुका। कुका आंदोलन पंजाब में जवाहरलाल और राम सिंह कुका। ठीक ना। चलिए अब आते हैं, चलिए इधर आइए भाइयों एवं बहनों, इधर आइए, सुनिए ध्यान से। चलिए कल हम पढ़े थे क्या जानते हैं? मित्र मेला और मित्र मेला और अभिनव भारत। कल पढ़े थे मित्र मेला और अभिनव भारत। मित्र मेला 1904, मित्र मेला 1904, अभिनव भारत 1904। कहाँ? नासिक ने। किसने? बी.डी. सावरकर। किसने? बी.डी. सावरकर। हम बताए थे पांडुरंग महादेव वापट को बम बनाने के लिए भेजा था पेरिस, रूसी क्रांतिकारी से सीखने के लिए। कहाँ भेजा था? पेरिस। आज हम सीख रहे हैं पेरिस है रूस में, लेकिन क्रांतिकारी क्या रूसी क्रांतिकारी से भेजा था। आज हम पढ़ रहे हैं अनुशीलन समिति। आज हम कौन पढ़ रहे हैं? अनुशीलन समिति। कौन सा समिति? अनुशीलन समिति। जगह रहो, कौन सा समिति? अनुशीलन समिति। ये वो हुआ था महाराष्ट्र में। वो क्रांतिकारी कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के नासिक में। लेकिन ये जो है अनुशीलन समिति जो है बंगाल में। अनुशीलन समिति कहाँ हुआ था? बंगाल में। अनुशीलन समिति कहाँ हुआ था? बंगाल में। अनुशीलन समिति कहाँ हुआ था? बंगाल। अब बंगाल में हुआ था तो बंगाल में कहाँ? कलकत्ता में। बंगाल के कलकत्ता में। किसने किया था? बाइंद कुमार घोष। किसने किया था? बाइंद कुमार घोष। किसने किया था? बाइंद कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। बाइंद कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। किसने किया था? बाइंद कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। किसने किया था? बाइंद कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। तो सुनिए इधर अनुशीलन समिति। कौन सा समिति? अनुशीलन समिति 1907। अनुशीलन समिति 1907 कलकत्ता। अनुशीलन समिति 1907 कलकत्ता। अनुशीलन समिति 1907 कलकत्ता। बाइंद कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। 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 सुनिए इसका उद्देश्य क्या था जानते हैं? खून के बदला खून। इसका उद्देश्य था खून के बदला खून। इसका उद्देश्य क्या था? खून के बदला खून। ये बाइंद कुमार घोष कौन है? अरविंद घोष का भाई है। बाइंद कुमार घोष कौन है? अरविंद घोष का भाई है। बाइंद कुमार घोष कौन है? तो अभिनव भारत 1904। अभिनव भारत 1904 कौन? बी.डी. सावरकर। और दूसरा हो गया अनुशीलन समिति 1907। कौन? बाइंद कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। एक हुआ था महाराष्ट्र में, दूसरा हुआ था बंगाल में। बात समझे कि नहीं? महाराष्ट्र के नासिक में, बंगाल का कलकत्ता में। बात समझे? ये बम बनाने के लिए भेजा था। क्या नाम है? ये बम बनाने के लिए भेजा था, क्या तो नाम है बम बना, हाँ हेमचंद कानूनों को बम बनाने के लिए भेजा था। हेमचंद कानूनों को। ये भी पेरिस भेजा था बम बनाने के लिए हेमदास कानूंगो को। ठीक ना, पूछ देगा। अनुशीलन समिति ने बम बनाने के लिए किसे भेजा था? हेमदास कानूंगो को। ठीक ना। चलिए अब दो वो बात ध्यान से सुन लीजिए। युगांतर पत्रिका, ध्यान सुनिए। युगांतर पत्रिका किसने निकाला था? युगांतर पत्रिका निकाला था बाइंद कुमार घोष ने। युगांतर पत्रिका किसने निकाला था? बाइंद कुमार घोष ने। सब लिखबे कीजिएगा, सुनबो कीजिएगा। युगांतर पत्रिका किसने? बाइंद कुमार घोष ने। युगांतर पत्रिका किसने? युगांतर पत्रिका किसने? भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखा था? बाइंद कुमार घोष ने। भवानी मंदिर पुस्तक बाइंद कुमार घोष। भवानी मंदिर पुस्तक बाइंद कुमार घोष। भवानी मंदिर पुस्तक। और दूसरा कौन बताएं? दूसरा युगांतर पत्रिका कौन? बाइंद कुमार घोष। चलिए
आगे बढ़ते चलिए। नासिक संयंत्र, अगला है नासिक संयंत्र। नासिक संयंत्र हुआ था 1919 में। सब लिखिएगा तब तो हो गया, ठीक ना। घर में जाकर क्या कीजिएगा, तब तो पता चलेगा क्या, एक क्वेश्चन हम रह गए हैं। सुनिए, नासिक संयंत्र 1919। नासिक संयंत्र कब हुआ था? 1909। नासिक संयंत्र 1909। नासिक संयंत्र कब हुआ था? 1909। मजिस्ट्रेट जो वहाँ का मजिस्ट्रेट था, जैक्सन की हत्या किया था। नासिक संयंत्र हुआ था 1909 में। मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या किया था अनंत काहिरे ने। किसकी हत्या? मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या किया था अनंत काहिरे ने। बात समझे? मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या किया था अनंत काहिरे ने। नासिक संयंत्र कब? 1909। नासिक संयंत्र 1909। नासिक संयंत्र 1909। किसकी हत्या? जैक्सन की हत्या। किसकी हत्या? जैक्सन। जैक्सन कौन था? मजिस्ट्रेट था। जैक्सन कौन था? मजिस्ट्रेट था, ठीक ना। अब चूंकि कहाँ नासिक संयंत्र पढ़े थे, कहाँ हुआ होगा? नासिक में। कहाँ हुआ होगा? नासिक में। कहाँ हुआ होगा? नासिक में। और नासिक में एगो मित्र मेला BD सावय का एगो संगठन बनाया था ना, आते हैं, तो उसी का सदस्य था उसी का सदस्य था अनंत काहिरे। उसी का सदस्य कौन था? अनंत काहिरे। उसी का सदस्य कौन था? अनंत काहिरे। उसी का सदस्य था। तो नासिक जैक्सन की हत्या किसने किया था? अनंत काहिरे। जैक्सन की हत्या अनंत काहिरे। जैक्सन की हत्या 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 अनंत काहिरे। 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 याद हुआ? जैक्सन की हत्या किसने? अनंत काहिरे ने। जैक्सन की हत्या अनंत काहिरे ने। जैक्सन की हत्या अनंत काहिरे। जैक्सन की हत्या जैक्सन की हत्या अनंत काहिरे। जैक्सन की हत्या अनंत काहिरे। चलिए, अब इसमें जो है ना, उसको तो फांसी दे दिया गया। किसको? अनंत काहिरे को। और ये जो इसमें जो 23 गो अभियुक्त था, कितने अभियुक्त था? 23 गो। और उसमें एक अभियुक्त था BD सावरकर। उसमें एक अभियुक्त था BD सावरकर। उसमें एक अभियुक्त था BD सावरकर। अब फिर BD सावरकर भाग के लंदन चल गया। बचने के लिए भाग के कहाँ चल गया? लंदन का चल गया। BD सावरकर भाग के कहाँ चल गया? लंदन चल गया। बात समझे? ये है मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बढ़े चढ़ो। याद हो रहा है? चलिए, नासिक संयंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाक से बताइएगा आप लोग। अरे टोपा कहाँ से आ गया? अरे बीच में 1 मिनट। चलिए आते हैं इधर। हम कल पढ़ रहे थे, हेरे फिजी की राजधानी सुआ। फिजी की राजधानी सुआ। आज था इजी राजधानी लाए हैं। आज राजधानी जो लाए हैं एकदम इजी राजधानी। फिजी की राजधानी सुआ। चलिए अगला है, ये तो याद हो गया आप लोग को, फिजी की राजधानी सुआ। अगला इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी रोम। अब लाएंगे कुछ राजधानी हाईलाइटेड एकदम, अब कुछ लाएंगे टफ वाला। तो इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी रोम। आयरलैंड डबलिन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। आयरलैंड डबलिन। आयरलैंड डबलिन। इटली रोम। आयरलैंड डबलिन। इटली रोम। आयरलैंड इटली आयरलैंड इटली अजरबैजान बाकू। अजरबैजान बाकू। अजरबैजान 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 इटली 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 आयरलैंड डबलिन। आयरलैंड डबलिन। आयरलैंड इटली आयरलैंड इटली आयरलैंड इटली। चलिए उसके बाद है अजरबैजान बाकू। अजरबैजान बाकू। अजरबैजान 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 रोमानिया बुखारेस्ट। 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 इटली रोम। इटली रोम। इटली रोम। आयरलैंड डबलिन। आयरलैंड डबलिन। आयरलैंड डबलिन। आयरलैंड अजरबैजान बाकू। अजरबैजान बाकू। अजरबैजान बाकू। अजरबैजान बाकू। अजरबैजान बाकू। रोमानिया बुखारेस्ट। 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 चलिए अब पढ़ते हैं प्रमुख पठार। अब पढ़ते हैं प्रमुख पठार। चलिए
मेसेटा का पठार, कौन सा पठार? मेसेटा का पठार, स्पेन। मेसेटा का पठार कहाँ? स्पेन। मेसेटा का पठार, स्पेन। मेसेटा का पठार, स्पेन। मेसेटा का पठार, मेसेटा का पठार, मेसेटा का पठार, स्पेन। मेसेटा का पठार, मेसेटा का पठार, स्पेन। मेसेटा का पठार, स्पेन। मेसेटा का पठार, स्पेन। अगला है चियापास का पठार, चियापास का पठार, चियापास का पठार, मेक्सिको। चियापास का पठार, मेसेटा का पठार, मेसेटा का पठार, चियापास का पठार, 84 का युवा का पाकसो। चियापास का पठार, मेक्सिको। चियापास का पठार, मेक्सिको। चियापास का पठार, मेक्सिको। चियापास का पठार, 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 अनातोलिया का पठार, टर्की। अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार, एक ठर्की। ठर्की किसको कहता है? पी लेता है, कहता है ठर्की हो गया, वो जो बहुत बोलता है उसको कहता है ठर्की। टल्ली हो गया, ठर्की आदमी है। तो अनातोलिया का पठार, टर्की। कहाँ है? तुर्की में है। मेसेटा का पठार, स्पेन। और चियापास का पठार, मेक्सिको। चियापास का पठार, चियापास का पठार, चियापास का पठार, चियापास का पठार, मेक्सिको। चलिए आप लोग बहुत अच्छा एकदम कर रहे हैं, लाजवाब, बहुत ही अच्छा। कोई जोड़ नहीं है आप लोग का, कोई तोड़ नहीं है। चलिए अब पढ़ते हैं अभ्यारण्य। हाँ ये हुआ बढ़िया, ये हुआ अच्छा, अभी ज़िंदगी में अच्छा काम किए। मानस और काजीरंगा, मानस और काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य है। मानस और काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य है, कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम। मानस और काजीरंगा, मानस और काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य है। मानस और अभिरंगा, काजीरंगा खूब फेमस है। मानस और काजीरंगा कहाँ? असम। मानस और काजीरंगा, नामेरी ओरांग, असम। मानस, काजीरंगा, नामेरी और ओरांग असम में है। टाइगर रिजर्व मानस, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग कहाँ है? असम में। मानस, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग कहाँ है? असम। मानस, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग असम। ओके ना, चलते हैं। और टाइगर है अभियान है, कौन है? टाइगर अभियान है। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ जानते हैं? 1973 में। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? संखला को। संगला को किसे कहते हैं? संगला को। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नागा अर्जुन श्रीशैलम। नागा अर्जुन श्रीशैलम, ठीक ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाक से लोकनृत्य रिविजन कर लें। हाँ बताइए, गरबा कहाँ का है? गुजरात का। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। बिहू कहाँ का है? असम का। रहूप कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। रहूप कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। कालबेलिया और घूमर कहाँ का है? राजस्थान। कालबेलिया और घूमर कहाँ का है? राजस्थान। पंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब। तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र। तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र। और टिप्पानी कहाँ का है? गुजरात। टिप्पानी कहाँ का है? गुजरात। टिप्पानी कहाँ का है? गुजरात। डांडिया कहाँ का है? गुजरात। डांडिया कहाँ का है? गुजरात। चलिए आज पढ़ते हैं पॉलिटी में राष्ट्रीय विकास परिषद। आज पढ़ते हैं पॉलिटी में राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था 1952 में, 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को। अध्यक्ष कौन है? पीएम मोदी। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, लेकिन अब इसको हटा के इसके जगह आ गया है नीति आयोग। इसको हटा के आ गया है नीति आयोग। अब कल पढ़े थे अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना कौन 1952। कल पढ़े थे हम अंतर्राज्यीय परिषद, इसका कौन अनुच्छेद 263, ठीक ना। और कौन कहता है? राष्ट्रपति कहता है। कौन कहता है? राष्ट्रपति। इसमें सदस्य कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, 6 कैबिनेट मंत्री होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होता है, ठीक ना। चलिए ये सब हम पढ़े थे। अब बैठक होता है साल में 3 बार। बैठक होता है साल में 3 बार। चलिए अब पढ़ते हैं आज का शेयर सूचकांक। क्या पढ़ते हैं? शेयर सूचकांक। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? शेयर सूचकांक। क्या पढ़ते हैं?
चलिए, डीडोन्स कहाँ का है? न्यूयॉर्क का। डीडोन्स कहाँ का है? डीडोन्स कहाँ का है? डीडोन्स कहाँ का है? डीडोन्स कहाँ का है? वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क का। डीडोन्स वॉल स्ट्रीट कहाँ का? डीडोन्स वॉल स्ट्रीट कहाँ का? क्या है? शेयर सूचकांक है। क्या है? डीडोन्स वॉल स्ट्रीट कहाँ का 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 है? न्यूयॉर्क का। और निक्की टोक्यो। निक्की टोक्यो। निक्की 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 नो टोक्यो। निक्की नो टोक्यो। ठीक ना? निक्की कहाँ का है? डीडोन्स वॉल स्ट्रीट। डीडोन्स वॉल स्ट्रीट। निक्की मिड डेस्क फ्रैंकफर्ट। 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 मिड डेस्क मिड डेस्क मिड डेस्क मिड डेस्क मिड डेस्क मिड डेस्क। आए, मीनाक्षी के लिए ताली बजाइए पहले। ताली बजाओ पहले, ताली बजाओ। अरे कंजूस सब आदमी, मैं सब स्टूडेंट बहुत कंजूस है, बहुत। हाँ, सिमैक्स सिंगापुर। सिमैक्स सिंगापुर। सिमैक्स सिंगापुर। सिमैक्स सिंगापुर। अगला ताली बजवाएंगे सबसे लास्ट कॉर्नर। सिमैक्स सिंगापुर। सिमैक्स सिंगापुर। बताते हैं ताली इसलिए मिकमैक्स सिंगापुर। सीमैक्स, सॉरी मिक्स, सीमैक्स सिंगापुर। सीमैक्स सिंगापुर। सीमैक्स सिंगापुर। सीमैक्स सिंगापुर। स्टेट टाइम सिंगापुर। सीमैक्स और स्टेट टाइम सिंगापुर। सीमैक्स 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 स्टेट टाइम सिंगापुर। डीडोन्स न्यूयॉर्क। डीडोन्स न्यूयॉर्क। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क। निक्की टोक्यो। निक्की टोक्यो। मिड डेस्क फ्रैंकफर्ट। मिड डेस्क फ्रैंकफर्ट। और एक पढ़ देते हैं, सेट थाईलैंड। सेट थाईलैंड। सेट थाईलैंड। सेट थाईलैंड। सेट थाईलैंड। सेट 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 निक्की 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 सेट थाईलैंड। सेट सेट डीडोन्स डीडोन्स वॉल स्ट्रीट और मिड डेस्क फ्रैंकफर्ट। मिड डेस्क फ्रैंकफर्ट। मिड डेस्क 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 मिड डेस्क। याद हुआ? जगते रहो जगते रहो, सब चलता है। चलिए चलिए, सिनेबार किसका एक्स है? पारा का। सिनेबार किसका है? पारा का। सिनेबार किसका है? और हमेशा बताते हैं केलेमाइन जिंक का। 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 अगला कार्बोराइट सिल्वराइट। कार्बोराइट सिल्वराइट चांदी। कार्बोराइट सिल्वराइट चांदी। कार्बोराइट सिल्वराइट चांदी। कार्बोराइट सिल्वराइट चांदी। कार्बोराइट सिल्वराइट। कमेंट में चिपकाइएगा, फटाक से लिखिए SN AU का परमाणु संख्या। SN AU यानी कि सोना चांदी टीन सबका परमाणु संख्या। ठीक ना? चलिए अगला एक और बताते हैं, केसिटेराइट तीन का है। केसिटेराइट तीन। 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 केलेमाइन जिंक। केलेमाइन ये क्या है? केलेमाइन जिंक का अयस्क है। क्या है? सिनेबार। सिनेबार 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 सिनेबार। केलेमाइन। वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। केलेमाइन केलेमाइन। सिल्वराइट कार्बोराइट
चांदी। वाह 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 वाह, तालियां तालियां। कार्बोहाइड्रेट सिल्वराइट चांदी, कार्बोहाइड्रेट सिल्वराइट केलेमाइन जिंक, केलेमाइन जिंक, सिनेबार पारा, सिनेबार पारा। याद हो रहा है, याद हो रहा है, याद हो रहा है। चलिए चलिए, डेल्टा किसका किसका मिशन है? CUZNFE। डेल्टा मिशन है CUZNFE। डेल्टा है, डेल्टा डेल्टा टाइप मेटर PBSBSN, टाइप मेटर PBSBSN, टाइप मेटर PBSBSN, टाइप मेटर PBSBSN। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम पढ़े थे निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है? अवतल दर्पण, ठीक ना। उसका कारण क्या है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। और दूसरा था फोकस दूरी कम हो जाना, फोकस दूरी कम हो जाना। आज पढ़ते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का क्या कारण है? दूरदृष्टि का दोष का क्या कारण है? नेत्र लेंस का, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, और नेत्र लेंस का पतला हो जाना। नेत्र गोलक का छोटा और नेत्र गोलक का पतला, नेत्र गोलक का पतला हो जाना, ठीक ना। चलिए एक और बताइए, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण। दूध से क्रीम निकालना अपकेंद्रण। चलिए आप लोग बोलते हैं तो मान लेते हैं। चलिए बताइएगा, बताइएगा, बताइए। खेल का परिसर है, खेल का क्या है? परिसर है। डायमंड किस खेल से है? बेसबॉल, डायमंड बेसबॉल, डायमंड बेसबॉल, डायमंड बेसबॉल, डायमंड बेसबॉल। चलिए ये हुआ चैप्टर वाइज क्यूज, प्रत्येक सेशन से एक समाप्त हुआ। अब निकालिए, आप लोग क्या जानते हैं? लुसेंट का जयकारा लगेगा। अब किसका जयकारा लगेगा? लुसेंट बाबा की जय हो, लुसेंट बाबा की जय हो, लुसेंट बाबा की जय हो। अरे इसको ठीक कर दो तो निकालिए। लुसेंट में पहले फिजिक्स निकालिए, तरंग, लुसेंट में निकालिए तरंग। क्या निकालिए? तरंग। कल की बातें कल सोचेंगे। चलो अब निकालो तरंग। क्या निकालना है? तरंग। चलिए अब आज लुसेंट से पढ़ते हैं भाइयों तरंग। लुसेंट तरंग आप लोग देख लीजिए, तरंग, ठीक ना। लुसेंट से पढ़ रहे हैं तरंग हम लिए। अब है तरंग दो प्रकार के होते हैं। तरंग कितने प्रकार के? दो। अब कंसंट्रेट होके पढ़ना है। तरंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। तरंग क्या होता है? एक प्रकार का विक्षोभ होता है। इसको ऐसे समझिए, आप लोग जाइएगा पोखर में, नदी में, कंकड़ मारते हैं, पत्थर मारते हैं तो पानी ऐसे हिलडोरा नहीं मारता है, तो एक प्रकार का तरंग है। बात समझे? उसी को समझिए आप, तरंग। तो तरंग दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक और अयांत्रिक, यांत्रिक और अयांत्रिक तरंग। ध्यान से समझिएगा, सुनते जाइएगा, ठीक ना, बराबर, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं? जो तीनों माध्यमों में चलता है, ठोस, द्रव, गैस। एकदम लुसेंट पे ध्यान रहना चाहिए। जो ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम, जिसको चलने के लिए माध्यम का जरूरत हो, उसे कहते हैं यांत्रिक तरंग। बात समझे? जिसको चलने के लिए किसका जरूरत हो? माध्यम का। माध्यम क्या क्या होगा? ठोस, द्रव, गैस, तीनों में चले, उसको क्या कहेंगे हम? यांत्रिक तरंगे। बात समझे? अब यांत्रिक तरंगे दो प्रकार के होते हैं। यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार के? यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं? बंद कीजिए, जैसे हम पूछेंगे, अब बंद कर दीजिए, इधर देखिए, आंख बंद करके बताइए सब। यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? जो तीनों माध्यम में चलता हो, ठोस, द्रव, गैस। बात समझे? ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। याद हो गया? अब पढ़ते हैं अनुदैर्घ्य किसे कहते हैं और अनुप्रस्थ किसे कहते हैं। अनुदैर्घ्य जो समांतर चले, जो कैसे चले? समांतर। अनुदैर्घ्य जो कैसे चले? समांतर चले। अनुप्रस्थ कैसे चले? जो लंबवत चले। अनुप्रस्थ कैसे चले? लंबवत। अनुदैर्घ्य कैसे चलेगा? समांतर। अनुदैर्घ्य कैसे चलेगा? समांतर। चलिए
अब ऐसे अब याद कैसे, फंस जाइएगा ना एग्जाम में, फंस जाइएगा ना, याद रह जाएगा। अनुधेय अनुप्रस्थ में अगर चलिए याद रह जाएगा तो अच्छी बात, और जिसको याद नहीं रहेगा उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। अनुधेय, धैर्य मतलब अनुधैर्य है, धैर्य रखना, धीरज रखना है। तो हाँ, तो धीरज, अब सबसे ज़्यादा धीरज कौन रखता है? जिसका देखिए जब तक ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ऐसे ऐसे चल रहा है तो वो जिंदा है, जब प्लेन हो गया तो हमेशा के लिए उसका धीरज धरा जाएगा। प्लेन हो गया, प्लेन हो गया नहीं समांतर, देखते हैं ऐसे ऐसे कहते रहता है मशीन, बात समझे? तो ऐसे हो गया तो सभी मतलब हमेशा के लिए वो धीरज रख लिया। अनुधेय एकदम समांतर, अनुधेय समांतर, अनुधेय समांतर, अनुप्रस्थ लंबवत, अनुप्रस्थ लंबवत, अनुप्रस्थ लंबवत, अनुप्रस्थ लंबवत, बात समझे? चलिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अनुधेय तरंग का ध्वनि तरंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा है। सुनिए पहले आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पूछेगा ध्वनि कैसी तरंगे। पहला क्वेश्चन धुन, सुनिए ध्वनि कैसी तरंग कहते हैं, दो तरीका से पूछेगा, यांत्रिक और यांत्रिक। तो पहला बोलेगा यांत्रिक, कैसी तरंगे है? यांत्रिक। फिर क्वेश्चन घुसा के पूछेगा ध्वनि कैसी तरंग है, अनुधेय या अनुप्रस्थ? तो अनुधेय, कैसा है? अनुधेय, कैसा है? अनुधेय, कैसा है? अनुधेय, बात समझे कि नहीं? अनुधेय समझ में आ गया, अनुप्रस्थ समझ में आ गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, और एक याद रखिएगा, ध्वनि अनुधेय तरंगे जो ना ध्रुवन पैदा नहीं करते। ध्रुवन हम आगे पढ़ेंगे बढ़िया से। ध्वनि तरंग याद रख लीजिए, ध्रुवन, अनुधेय तरंगे में ध्रुवन नहीं होता है, अनुधेय तरंगे में ध्रुवन नहीं होता है। अनुधेय अनुप्रस्थ समझ में आ गया, समझ में आ गया ना? यांत्रिक तरंगे कितनी? दो प्रकार के, कौन कौन? अनुधेय और अनुप्रस्थ। अनुधेय में तरंगे कैसे चलती है? समांतर। अनुधेय में तरंगे कैसे चलती है? समांतर। अनुप्रस्थ में तरंगे कैसे लंबवत, कैसे चलती है? लंबवत, ठीक ना? ध्वनि कैसे तरंगे हैं? अनुधेय यांत्रिक तरंगे हैं। ध्वनि कैसे तरंगे है? अनुधेय यांत्रिक तरंगे। ध्वनि के चलने के लिए किसकी जरूरत है? माध्यम की जरूरत है। किसकी जरूरत है? माध्यम की। चलिए अब आते हैं हम अयांत्रिक तरंगे, जिसको हम कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि अयांत्रिक तरंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल कौन है? विद्युत चुंबकीय तरंग। अब समझो अयांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? इधर इधर इधर, अयांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? ऐसे तरंगे जिसके चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं हो, जिसके जैसे व्हाट्सएप है, अयांत्रिक तरंगे हैं, माध्यम नहीं है, पटाख से दबा भेज दिया मैसेज। नहीं तो पहले डाकिया होता था, संदेश पहुंचाने के लिए एक माध्यम का जरूरत होता, तीसरे माध्यम का जरूरत था। अब कोई फेसबुक व्हाट्सएप आ गया तो कोई माध्यम का जरूरत नहीं, डायरेक्ट चल जाएगा मैसेज, बात समझे हैं? चलिए, फेसबुक का सबसे बड़ा योगदान क्या है, फ़ायदा पता है? आप कभी भी किसी से हैं तो आप कभी भी उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, बस समझे? नंबर उम्र बोला गया तो आप कभी भी उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है, ये अयांत्रिक तरंगे का एग्जाम्पल, ऐसे समझ लीजिए। हाँ, अयांत्रिक तरंगे जिसके लिए संचरण के कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं है, बात समझे? कोई भी माध्यम का जरूरत नहीं है, तो क्या हो गया? अयांत्रिक तरंगे। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग। एक अगला पॉइंट है, सभी विद्युत तरंगे फोटोन की बनी होती है। सभी विद्युत तरंगे फोटोन की बनी होती है। अगला लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसका बना होता है? फोटोन का। किसका बना होता है? फोटोन का। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसका बना होता है? फोटोन का, ठीक ना? अगला है, विद्युत चुंबकीय तरंग का परिसर कितना होता है? 10⁻⁻14 से 10⁻⁴ मीटर। विद्युत चुंबकीय तरंग का परिसर कितना होता है? 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁴ मीटर। विद्युत चुंबकीय तरंग का परिसर कितना होता है? 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁴ मीटर। ओके ना, याद हो गया? चलिए, और यांत्रिक तरंगे के लिए माध्यम का जरूरत है? नहीं, माध्यम का जरूरत नहीं है। और यांत्रिक तरंगे का एग्जाम्पल क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। इस और विद्युत चुंबकीय तरंग बना किसका होता है? फोटोन का। किसका बना होता है? फोटोन का। विद्युत चुंबकीय तरंग किसका बना होता है? फोटोन का। इसका परिसर कितना होता है? 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁴ मीटर, ठीक ना?
अब विद्युत चुम्बकीय तरंग की अवधारणा किसने दिया है? मैक्सवेल ने। किसने दिया है? मैक्सवेल ने। विद्युत चुम्बकीय तरंग की अवधारणा किसने दिया है? मैक्सवेल ने। किसने दिया है? अगला है तरंग गति। सुन लो पहले, तरंग गति कुछ नहीं है, वो जो विक्षोभ होता है, जिसे हम जल में, तालाब में हम जो मारते हैं पत्थर, जो जल ऐसे चलता है उसी को कहते हैं तरंग की गति, तरंग के विक्षोभ। बात समझे? विक्षोभ को ही बोलेंगे गति, ठीक ना। अगला लाइन है जो आप लोग ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। कौन कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? निम्न से क्वेश्चन पूछ देता है। ध्वनि कैसा है? यांत्रिक तरंगे है। ध्वनि कैसी तरंगे है? यांत्रिक। अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे है। ध्वनि अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे है। अब ये सब जो है ना विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। निम्न जो तरंग है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, वो सारे तरंग सुनो पहले बबुआ, वो सारे तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम का जरूरत नहीं है, तो वो कौन तरंग का है? उसे अयांत्रिक तरंगे कहेंगे। अब इसमें बहुत सारा तरंग है, तो उसमें से कुछ ऐसा तरंग जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अयांत्रिक तरंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो जो तरंगे विद्युत चुम्बकीय नहीं है उसमें एक्सेप्शन है, आप याद कर लीजिएगा। जैसे कैथोड किरण। कौन सा किरण? कैथोड किरण। और केनाल किरण। कैथोड और केनाल, कैथोड और केनाल। कैथोड किरण आप बढ़िया से पढ़िएगा केमिस्ट्री में। कैथोड और केनाल किरण को कहाँ से पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में, ठीक ना। और अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, हम अल्फा और बीटा अभी हम तुरंत पढ़े हैं। कौन सी तरंगे? ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे कैसा है बबुआ? हो यांत्रिक है ना, यानी यांत्रिक है तो ये चुम्बकीय होगा नहीं ना, वो तो यांत्रिक है तो चुम्बकीय होगा नहीं। तो देखिए याद कर लेंगे, को से कैथोड, को से केनाल, को से कैथोड, को से केनाल, को से कैथोड, को से एगो अल्फा एगो बीटा, एगो अल्फा एगो बीटा। गामा किरण नहीं याद रखिएगा, गामा नहीं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। अब पहले ही समझाने ध्वनि तरंगे कैसी है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग। पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं ना। ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक। हमको अच्छी तरह याद है, जयकांत इस क्वेश्चन को गलत किया था, हमको याद है। ये भी ये क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ था कहाँ पे, वो पोजीशन भी हमको याद है, जो इस तरह खड़ा होके हम 3 आदमी डिस्कशन किए थे। बस समझे, जो क्वेश्चन गलत होता है ना, मेरा दिमाग में बहुत लंबा टाइम तक आता है। अगर कोई भी क्वेश्चन हम देख लिए हैं एग्जाम में और तनी रॉन्ग हो गया किसी से, तो मेरा बैठ जाता है सब दिन के लिए, ठीक ना। चलिए तो हम क्या क्या पढ़े? बीटा हो गया। चलिए अब एक पढ़ते हैं ध्वनि पराश्रव तरंग। कौन सी तरंग? पराश्रव तरंग। हम पढ़े थे एक बार अवसरव तरंग, अवसरव तरंग, सरव तरंग और पराश्रव तरंग। अवसरव तरंग जिसका 20 हर्ट्ज से कम अवसरव तरंग हो गया, और सरव तरंग हो गया 20 हर्ट्ज से 20,000, और पराश्रव हो गया 20,000 से अधिक। ठीक है, कितना सिंपल है, याद हो गया। बताइए कौन कौन चुम्बकीय तरंग नहीं? एकदम शांति से ना, रुक जाइए, हम बोलेंगे आप लोग सुनिएगा, हाँ दिमाग के मेमोरी में बैठाइएगा। को से हो गया केनाल, को से हो गया केनाल, को से हो गया केनाल, यही को से हो गया कैथोड। हे हो पे जो वे पलटे रही वो, को से कैथोड, को से केनाल हो गया, दूगो खत्म। एगो अल्फा दूसरा बीटा, एगो अल्फा दूसरा बीटा, ठीक ना, खत्म हो गया। 4 गो हो गया। ये तो हमारा घर के बेटवा है। ध्वनि तरंग पहले ही से जाने हैं कौन है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे हैं, तो चुम्बकीय तरंग होगा और यांत्रिक तरंगे होगा, पहले ही उसको बोल दिए नहीं है। एक बच गया 20,000 से अधिक वाला पराश्रव तरंग। याद हुआ ना? हाँ, आ गया आपके घर में, सैंता गया ना? हाँ, चावल कोठी में रखा गया। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ें। बोलिए जजमान, आप खुश होकर बोलिए बढ़िया से। हाँ हाँ ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं आयाम। हम दोलन में बताएं हैं आप लोग को आयाम। यहाँ से लेके यहाँ तक जो चलता है उसको क्या कहते हैं? आयाम। कोई भी तरंग अपनी मैक्सिमम दूरी जो तय करता है उसको क्या कहते हैं? आयाम। तरंग देखो अभी हम फिजिक्स को इस तरीके से, फिजिक्स को इस तरह से इसलिए ले रहे हैं ताकि जल्दी से आपका सिलेबस खत्म हो, फिर पढ़ी बुक रहेंगे, टेंशन ना लीजिए। आयाम, दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम स्थिति से किसी और जितनी अधिक दूरी तक, हम क्या बोले हैं, यहाँ है इस साम स्थिति है, साम स्थिति है, इससे वो जितने अधिक ऊंचाई तक जाएगा उसे क्या कहेंगे? आयाम।
अपनी माध्य स्थिति से जितना अधिक ऊंचाई तक जाएगा उसको क्या कहेंगे हम? आयाम। अपनी माध्य स्थिति से जितना अधिक ऊंचाई तक जाएगा उसको क्या कहेंगे? आयाम। अपनी माध्य स्थिति से जितना अधिक ऊंचाई पर जाएगा उसको क्या कहेंगे? आयाम। बात समझे हैं? इसको ए से डिनोट करते हैं। और तरंग, तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? तरंग ऐसे जा रहा है, मान लो तरंग ऐसे जा रहा है श्रृंग और गर्त में, ऐसे जा रहा है श्रृंग और गर्त में, तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य। उसको क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य। क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य। दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य। इसको लैम्डा से सूचित करते हैं। इसको कौन सी सूचित करते हैं? लैम्डा से। आयाम किसे कहते हैं? अपने साम स्थिति से यानी कि अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम ऊंचाई जो तय करता है उसे क्या कहेंगे? आयाम। अपनी साम स्थिति से अधिकतम ऊंचाई तय करेगा उसे क्या कहेंगे? आयाम। जैसे यहाँ है, यहाँ से ऐसे जितना ऊंचा गया उसे क्या कहेंगे? जैसे यहाँ है ऐसे गया तो आयाम हुआ, और ऐसे गर्त में गया, ऐसे ऐसे गया तो दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य, दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य, इसे लैम्डा से सूचित करेंगे। तो याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य, तरंग की 4 बराबर होगा, v बराबर होता है n लैम्डा, v बराबर होता है n लैम्डा, v बराबर क्या होता है? n लैम्डा, याद रखिएगा। तरंग की 4 बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, n मतलब होता है आवृत्ति, ठीक ना, n बराबर होता है आवृत्ति। चलिए ये हो गया किसका सेशन समाप्त? फिजिक्स का। ये किसका सेशन समाप्त हुआ? फिजिक्स का। याद हुआ बबुआ हो? कुछ याद हुआ? कुछ हुआ? चलिए अब निकालते हैं बायोलॉजी। अब क्या निकालते हैं? बायोलॉजी बाबा की ओर चलते हैं, ठीक ना? चलें। हाँ, अधूरा मन से आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग थक हो गए। चलिए आज पढ़ते हैं उत्तक, पादप उत्तक। आज पढ़ते हैं पादप उत्तक। आई होप आप लोग निकाल लिए होंगे। आज पढ़ते हैं पादप उत्तक। निकला कल जो पढ़े थे, कल जड़ पढ़े थे। जड़ का मूलांकुश होता है, तना का होता है पांकुश से, फल का निमा होता है अंडाशय में, ये सब पढ़े थे। पादप उत्तक। चलिए हाँ, चलिए अब हम आते हैं उत्तक। देखिए टिश्यू निकल गया, जल्दी से निकालिए, दीजिए, नहीं निकल। यहाँ से अगला पेज, यहाँ से उलटिए, 314 पेज नंबर में जाइए, 314 पेज नंबर। चले गए? चलिए वहाँ लिखल है टिश्यू, लिखल है। चलिए टिश्यू क्या समझे? अब पहले इधर सुन लीजिए, उसके बाद उसको भी देख लीजिएगा। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या करता है? टिश्यू का निर्माण करता है, उत्तक का। अब हम पढ़ते हैं बुकवा वाला। ये अपनी भाषा हो गया, अब बुकवा की भाषा, ठीक ना बाबा, है ना? चलिए कहते हैं समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। देखो कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, उसकी उत्पत्ति, समान संरचना और कार्य, समान सुन लो ना, दिमाग में हम बैठा देंगे ना। हाँ, हम लोग का काम क्या है? उझल फुझल चीज़ को सोझल कर देना, बस समझे? टेढ़ा मेरा चीज़ को क्या करना? सीधा करना। देखो कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? उत्तक। जब भी कोशिका जुटेगा तो एक जैसा ना, हाँ, अलग अलग टाइप का रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, समान काम करने वाला, समान उत्पत्ति होने वाला, समान संरचना वाला कोशिका मिलकर क्या बनाएगा? उत्तक। उत्तक, ठीक ना? समान संरचना, समान कार्य और समान उत्पत्ति वाले को क्या कहेंगे? उत्तक। बात समझे कि नहीं? कोशिकाओं के समूह। और शॉर्ट में याद रखेंगे कोशिकाओं के समूह, शॉर्ट में याद रखेंगे कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? उत्तक। टिश्यू। अब कैसा कोशिका, कैसा समान संरचना, समान उत्पत्ति, समान काम, ऐसे रख दिए कि हम न करबो कमुआ, हम न करबो एनर्जी पहुंचा देना, नहीं ना हम न जब तब तक पता चलेगा ऑक्सीजन पहुंचाने में नाका ना तू जाने रे। हाँ हाँ, सब एक तरह का है,
बात समझे? तो कोई औदा वौदी नहीं, जाओ सब जाओ, बात समझे? नहीं तो नहीं जाओ तो ऊपर, ठीक ना। समान उत्पत्ति समान संरचना कार्यों के कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? उत्तक। हम उत्तक पढ़ रहे हैं बाबू प्लांट में, कहाँ पढ़ रहे हैं? प्लांट में, पादप में, कहाँ पढ़ रहे हैं? पादप में, ठीक ना। उत्तक जो है ना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विभाज्योतीय उत्तक, एक होता है अस्थायी उत्तक। एक होता है विभाज्योतीय उत्तक, एक होता है अस्थायी उत्तक। एक होता है विभाज्योतीय उत्तक, एक होता है अस्थायी उत्तक। अभी हम पढ़ रहे हैं विभाज्योतीय उत्तक को। कौन सा उत्तक? विभाज्योतीय उत्तक, ठीक ना। देखो ये पौधे के वर्धी क्षेत्रों को विभाज्योतीय उत्तक कहते हैं। पौधे के वर्धी यानी जहाँ से ग्रोइंग होता है, जहाँ से वृद्धि होता है, उसे कहेंगे हम विभाज्योतीय उत्तक। पौधे की वृद्धि वाला क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्तक को कहेंगे विभाज्योतीय उत्तक। कौन सा उत्तक? विभाज्योतीय उत्तक। वर्धी, पौधे के वृद्धि करने वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहेंगे हम? विभाज्योतीय उत्तक। बस इसके बारे में इतने का हमको पढ़ना है। अब विभाज्योतीय उत्तक के प्रकार, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। विभाज्योतीय उत्तक कितने प्रकार के? विभाज्योतीय उत्तक क्या करेगा? वृद्धि करने का काम करेगा। क्या करेगा? वृद्धि। तो वृद्धि होगा तो 2-3 रूप से वृद्धि नहीं होगा, है जैसे मेरा वृद्धि होगा धन उनमें ना, तो कुछ हाइट बढ़ेगा, कुछ मोटाई बढ़ेगा। तो हाइट बढ़ेगा तो शीर्ष, हाइट अगर मेरा बढ़ गया तो शीर्ष विभाज्योतीय उत्तक। हाइट बढ़ गया तो सिर ऊपर होगा ना, तो शीर्ष विभाज्योतीय उत्तक। और तनी का साइज बढ़ गया, मोटाई बढ़ गया, हाँ तो पास, एरियल। पास मतलब एरियल। मेरा ऐसे समझो है, हम मैथ का मास्टर है ना, एकदम झकास मैथ पाते हैं ना। पास मतलब परिधि, पास मतलब परिधि। परिधि में क्या होगा? गोलाई यानी कि मोटाई, बात समझे? पास मतलब जिसकी मोटाई यानी ताना की मोटाई बढ़ाने वाला उत्तक क्या होगा? पास। और हाइट बढ़ाने वाला कोई शीर्ष। याद हो गया कि नहीं? यानी कि ये जो विभाज्योतीय उत्तक है उसका काम है वृद्धि करना, है ऊंचाइयों बढ़ाया जाएगा, मोटाइयों। अब वृद्धि मतलब हइयो ना सोचिएगा, ये बात समझिए। अब एगो है अंतर्वैशीय विभेज्योतक। अंतर्वैशीय विभेज्योतक, अंतर्वैशीय, हाँ। अब इसको अंतर्वैशीय विभेज्योतक क्या होता है जानते हैं? हाँ नहीं, हाँ। अब मान लीजिए हम तो प्लांट है ना, हम तो आदमी हैं, हाँ। अब प्लांट है तो उसको जो मन सो चढ़ लेता है, हाँ। जाके गैया चढ़ लिया, भैंसिया चढ़ लिया, तो उसका ऊपर वाला भाग कट गया, तो फिर से वृद्धि करना है, तो वो जो फिर से उसको वृद्धि करने के लिए आता है अंतर्वैशीय उत्तक। बात समझें? जैसे घास, तो घास में कौन सा उत्तक? अंतर्वैशीय उत्तक। देखिए इतना बड़ा था, समझा दिए ना, समझे? बात समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? बोलिए ना कम से कम। सब ये सब थक हो गया, चाय वो पिया दे सबको। समझे कि नहीं? समझे? कोई दिक्कत? अरे हमको नहीं, हम तो इन्फिनिटी, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इन्फिनिटिव एनर्जी है, ठीक ना, टेंशन नहीं लो। अब पढ़ते हैं, विभेज्योतीय उत्तक पढ़ लिए, विभेज्योतीय उत्तक पढ़ लेना। अब पढ़ते हैं अस्थायी उत्तक। कौन सा उत्तक? अस्थायी उत्तक। उत्तक को कितने भाग में बांटे थे? समझ में आया ना हो? हाँ समझ में आया ना? शीर्ष विभेज्योतीय उत्तक में लंबाई बढ़ेगा, पास विभेज्योतीय उत्तक में मोटाई बढ़ेगा, और अंतर्वैशीय विभेज्योतक में फिर अगर शीर्ष कट गया तो फिर से बढ़ेगा, जैसे घास। ओके ना? अब हम पढ़ें अस्थायी उत्तक, पढ़े ना? अस्थायी उत्तक, चलिए। अस्थायी उत्तक उन परिपक्व कोशिकाओं में बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो दिया हो। अस्थायी नामे है अस्थायी, हाँ। एक उम्र हो जाने के बाद आदमी क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है। जैसे हम लोग जो है ना अस्थायी हो गए, 59 साल का हो गए तो अस्थायी हो गए हैं, एकदम स्टेबल हो गए हैं, बस समझे? तो जब जो वृद्धि नहीं करेगा, जो वृद्धि करने हैं विभेज्योतीय उत्तक, जो वृद्धि नहीं करेगा अस्थायी हो गया, तो अस्थायी उत्तक, सिंपल सा बात है। अस्थायी उत्तक नामे है अस्थायी, यानी टिकाऊ, ठहराव हो गया उसके लाइफ में। जैसे आदमी का हमारे गांव में जैसे जॉब लग गया ना, जिसका भी नौकरी लग गया, एगो बाल, एगो बच्चा, एगो बीवी, बस एगो परिवार में जो है ना भुला जाता है एकदम कुआं में। उसको आगे सोचने ना है, उससे आगे बच्चा को स्कूल भेजना है, बस उसके आगे सोचने ना है, पेमेंट नहीं, बहुत कम।
अरे वो उतने का हो गया है, उससे ज़्यादा नहीं ना। एगो घर बनाएगा, सुने ना, एगो घर बनाएगा, बाल बच्चा पढ़ाएगा, समाज से ख़त्म, दुनिया में का रहा है कोई मतलब नहीं है। हाँ, बाल बच्चा समझे कि नहीं। तो ये अस्थाई हो गया, ये क्या हो गया, अस्थाई हो गया। लेकिन आदमी को हमेशा नया करते रहना चाहिए, नया करते रहना चाहिए। लेकिन नौकरी के बाद हम लोग ठहर जाते हैं, आवश्यकता पूरा हो जाता है, मतलब चल रहा है, ठीक है, चलिए ठीक है, सबका अपना अपना सोच है, चलिए। हाँ, तो जो अपना वृद्धि करने का क्षमता खो दिया है तो वो क्या हो गया, अस्थाई उत्तक, उसको अब वृद्धि नहीं करना है, ग्रोइंग नहीं करना है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एगो सरल होते हैं, एगो जटिल होते हैं, एगो सरल होते हैं, एगो जटिल होते हैं। एक ही प्रकार के कोशिकाओं को बना है, जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना है उसे सरल अस्थाई उत्तक कहेंगे, बात समझा। एक से अधिक कोशिकाओं से बना है उसको जटिल कहेंगे। लेकिन ये सब फेक आईडी था, अब ओरिजिनल अब पढ़िएगा, ठीक ना। जाइलम और फ्लोएम, तो सबसे पहली बात है जाइलम और फ्लोएम अस्थाई उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम कैसा उत्तक है, अस्थाई उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम कैसा उत्तक है, अस्थाई उत्तक है। तब पूछेगा जाइलम का काम क्या है, जो से होगा जो से हो गया जाइलम, और जो से हो गया जल और खनिज लवण को पहुंचाना। जल और खनिज लवण कहाँ से पहुंचाएगा, जड़ से ना, कहाँ से, जड़ से। तो जाइलम जो है ना, जड़ से जल और खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, ठीक ना। जाइलम का काम क्या है, हाँ, जल और खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना, कहाँ से, जड़ से, कहाँ से, जड़ से। उसके बाद आता है फ्लोएम। और एक और बात यहीं हम बता देते हैं, जो वृक्ष का जो आयु गिनते हैं वृक्ष का, उसके वलय से, तो उसमें वलय में जो गिनते हैं ना, वो जाइलमे को गिनते हैं। वृक्ष का आयु जो पता लगाते हैं उसके वलय को गिन कर, और उस वलय में जो हम गिनते हैं जाइलम को, किसके बारे में, जाइलम को, किसको गिनते हैं, जाइलम को। अब वृक्षों के आयु को क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वृक्षों के आयु का पता लगना डेंड्रोक्रोनोलॉजी, क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब फ्लोएम नामे है तो फल, ठीक, फल, यानी कि पत्तियों में भोजन को पहुंचाता है। पत्तियों में किसको पहुंचाता है, भोजन। भोजन कौन बनाया, पत्ती। भोजन कौन बनाएगा, भोजन कौन बनाएगा, पत्ती बनाएगा। अब पत्ती भोजन बनाया, उस पौधा के विभिन्न भाग में पहुंचाएगा। पानी नीचे से पहुंचाया, पानी कौन, ऊपर, जड़। अब फल कहाँ बनेगा, पत्ती में। फल कहाँ बनेगा, पत्ती में। अब पत्ती से फल लेके पौधा के विभिन्न, तो तनिका तू खा ले, तनिका तू खा ले, ठीक ना। तो फल को पहुंचाता है विभिन्न भाग में कौन, फ्लोएम। फ से फ्लोएम, फ से फल। फल कहाँ बनेगा, पत्ती में, यानी ऊपर, ऊपर से नीचे आया। याद हुआ कि नहीं हुआ, बोलते ही नहीं है। दो आदमी को तो यहाँ लगता है सूंघ गया थे, दोनों को देख के हमको गुस्सा बढ़ रहा है। वही नहीं, चलिए ये हो गया आपका खत्म। अब कल पढ़ेंगे हम प्रकाश संश्लेषण। कल क्या पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूध उत्पादन में भारत का क्या स्थान है, प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन, आज 15 मिनट लेट क्यों स्टार्ट करवाए हैं। दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, अच्छा इससे पहले वाला होगा, हाँ चलिए दोनों है, देख लेते हैं जहाँ तक होता है, कोशिश करते हैं, ठीक ना। अच्छा देखते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयासरत रहते हैं। देखिए लिखने की कला हम लोग सीखे हैं चाइनीज़ों से। लिखने की कला कहाँ से सीखे हैं, चाइनीज़ों से। लिखने की कला हम लोग किससे सीखे हैं, चाइनीज़ों से, ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर है नंदा देवी। लिखने की कला कहाँ से सीखे हैं। अब बोलिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्यों नहीं बोले, क्या हम बोल के हैं, देखिए लीजिए आप लोग। चलिए आगे। रक्त परिसंचरण का खोज किया था विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे, रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण खोज करता
रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण। रक्त समूह तो लैंड स्टीनर, रक्त समूह लैंड स्टीनर, रक्त समूह बोल देगा तो लैंड स्टीनर। चलिए, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। लेकिन अगले पूछे रूस की क्रांति 1917, रूस की क्रांति 1917, रूस जापान युद्ध 1905। कार्ल मार्क्स कहाँ कराने वाला, कार्ल मार्क्स कहाँ कराने वाला था? जर्मनी। उसका प्रमुख पुस्तक है दास कैपिटल। कौन है? कौन है? कौन है? एकदम बात सही है, आप लोग बहुत अच्छा है। विश्व शांति के लिए यूएनओ के सुरक्षा परिषद उत्तरदायी है। मतलब शांति के लिए कौन? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद किसका अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। कल हम बताए हैं सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 गो अस्थायी। और अस्थायी सदस्यों के लिए जो चुनाव होता है 2 वर्षों के लिए। अस्थायी देश कौन कौन? 5 गो अस्थायी हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ब्रिटेन हो गया और फ्रांस हो गया और एगो बचा रसिया। बस समझे? 5 देश अस्थायी देश, समझे? आगे बढ़े हो। और इसकी आधिकारिक भाषा कौन है? अंग्रेजी और फ्रेंच। कौन है? अंग्रेजी और फ्रेंच। चलिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856। बताइए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856। थौक के भाव में क्वेश्चन पूछता है, ये सब क्वेश्चन थौक के भाव में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। अच्छा, इसको किसने लागू करवाया था? ये कमेंट में जवाब दीजिएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह को किसने लागू करवाया था? इसका जवाब कहाँ देना है? कमेंट में आप लोग दीजिएगा। चलिए, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाला प्रथम दादा भाई नौरोजी। ऐसे WC बनर्जी भी चुनाव लड़ा था, लेकिन बोवेंस चंद बनर्जी, लेकिन वो हार गया था। ठीक ना। चलिए, मुस्लिम लीग का स्थापना 1956। कौन? आगा खां और सलीमुल्लाह और आगा खां, सलीमुल्लाह और आगा खां। और रहमत अली जो है ना, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का रहने वाला, पाकिस्तान शब्द दिया था। कौन दिया था? चौधरी रहमत अली। लेकिन बोलेगा पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन है? लियाकत अली। कौन है? लियाकत अली। आगे बढ़े बबुआ हो। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। उसके बाद पाया जाता है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन हो गया 21%। उसके बाद आता है आर्गन 8% का, 0.9%। ठीक ना। अब भूपटपटी में सबसे ज़्यादा तत्व कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। ए बबुआ सब इधर देखिए तनिका। भूपटपटी पृथ्वी का ऊपर वाला भाग को कहते हैं भूपटपटी। पृथ्वी के ऊपर वाला भाग को क्या कहेंगे? भूपटपटी। ठीक ना। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। कितना? 46%। ऑक्सीजन कितना परसेंट? 46। ऑक्सीजन के बाद आ जाएगा सिलिकॉन 27%। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन ऑक्साइड 27%। उसके बाद आ जाएगा लोहा, लगभग 5% के आसपास आ जाएगा। लोहा आ जाएगा 5% के बाद। ठीक ना। यूरेनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है झारखंड के जादूगोड़ा में। यूरेनियम का संकेत U, परमाणु संख्या 292, परमाणु संख्या 92 और परमाणु द्रव्यमान 235, परमाणु द्रव्यमान 235। ठीक ना। तो यूरेनियम का भंडार कहाँ? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा के झारखंड। यूरेनियम का भंडार, यूरेनियम का भंडार, यूरेनियम का भंडार, यूरेनियम का भंडार। चलिए, न्यूट्रॉन कैसा कण है? आवेशहीन। न्यूट्रॉन कैसा कण है? आवेशहीन। परमाणु में 3 कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बस समझें। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, निगेटिव होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है। पूछता है नाभिक में कौन कौन रहता है?
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है धनावेशिक, प्रोटॉन होता है धनावेशिक और न्यूट्रॉन होता है कोई आवेश नहीं। तो नाभिक का आवेश कैसा हो गया? प्लस, धनावेशिक। क्या कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशिक। प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशिक। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पणजी, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे? मांडवी नदी के किनारे। गोवा की पूछा था सचिवालय में 2015 में, क्वेश्चन आया था सचिवालय के 2015 में। गोवा किस नदी के किनारे? मांडवी। बात समझे? समझे नहीं तब बोलिए ना जजमान। हाँ, ये हुआ ना बात। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन? जेपी कृपलानी। अगले जन्म से बता रहे हैं, 1946 में बना था, 47 में भी यही था। ये इस्तीफा दिया तो राजेंद्र प्रसाद बना। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, आगे बढ़ते हैं। जुड़वा शहर किसे कहता है? हैदराबाद, सिकंदराबाद। और ये एक झील है, हुसैन सागर झील के किनारे है। हुसैन सागर झील के किनारे है। चलिए अगला सवाल है, सप्त ऋषि को कहते हैं ध्रुव तारा। सप्त ऋषि को क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। सप्त ऋषि को क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। अब बताइए जीवाश्म की आयु कैसे ज्ञात करना है? हाँ, कार्बन डेटिंग विधि से या कार्बन 14, रेडियो कार्बन विधि से, रेडियो कार्बन विधि से। अब कार्बन कौन सा? 14, कार्बन 14। जीवाश्म की आयु, किसकी आयु? जीवाश्म की आयु। किसकी आयु? जीवाश्म की। ठीक ना। अगला, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मालप्रभा परियोजना, कर्नाटक। मालप्रभा, कर्नाटक। मालप्रभा। अब मौसम की घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभमंडल। मौसम की घटनाएं देखो, इफी पूछ दिया, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया? आप लोग कहते हैं इसको याद करें, पढ़ लीजिए याद, तो हम करवा देंगे, इतने बार आएगा तो। अभी रोती रहती है, एक लड़की है वाइट ड्रेस वाली, रोती रहती है, सर याद करेंगे तब न रहेगा, याद करेंगे तब। रोती रहती है, भर भर रोज छुआती है ये। ठीक ना। अपने इतने बार क्वेश्चन आएगा ना, एक बार आप सही निगाह से पढ़ लीजिए, याद करवाने का मेरा गारंटी है। ठीक ना। तो देखिए, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम से बल का व्यंजन मिलता है। सुन लीजिए ध्यान से, न्यूटन के गति का पहला नियम बल की परिभाषा। न्यूटन के गति का पहला नियम बल की परिभाषा। लेकिन न्यूटन के गति का दूसरा नियम बल का फार्मूला या व्यंजक। बल का फार्मूला F = ma। कौन सा? न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। और न्यूटन का गति का पहला नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम, उसी को कहते हैं गैलीलियो का नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। याद आया? और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को संवेग संरक्षण के पर आधारित है। संवेग में परिवर्तन की दर पर, संवेग में परिवर्तन की दर पर, उसी से निकलता है बल की बल का सूत्र। बल का सूत्र, बल का सूत्र, बल का सूत्र क्या होता है? F = ma। क्या होता है? F बराबर। न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या बोलता है? क्रिया के प्रति क्रिया ये होना चाहिए पति पत्नी में। इधर से तो इधर से मजा आया। पति हाँ, सब इक्वलिटी है ना। अब हो रहा है ना बराबर, अब आने वाला समय में होगा। ठीक ना। चलिए, सबसे चमकीला ग्रह आप लोग जानबे खाते हैं, शुक्र। कौन होता है? शुक्र। बीबी का मकबरा कहाँ? औरंगाबाद। बीबी का मकबरा। सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या किसके समय? औरंगजेब के समय में सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या। लेकिन मनसबदारी प्रथा किसने लगा? अकबर ने। मनसबदारों को देख रेख के लिए कौन होता था प्रधान? मीर बख्शी। कौन था? मीर बख्शी। कौन था? एक क्वेश्चन से कनेक्ट कर लिए पूरा। ठीक ना। और नागा अर्जुन कौन था? बौद्ध दार्शनिक। तो आपको हम पढ़ाए हैं पूजा सेकेंड को है ना, मिलिंद पनो। मिलिंद पनो पढ़ाए, बताए हैं? मिलिंद पनो नहीं बताए? मिलिंद पनो है। मिलिंद और नागा अर्जुन के बीच जो संवाद होता है उसी को कहते हैं मिलिंद पनो। चलिए आगे हम बढ़े हैं। चलिए, ये भी याद रखेगा, विजयनगर समाज का एक शासक था कृष्णदेव राय। हाँ, वो किसके समय में था जानते हैं? बाबर के समकालीन था। किसके समकालीन? बाबर के समकालीन। किसके समकालीन? बाबर के समकालीन। चलिए
पेट्रोलियम जो है ना हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? जग गया जग गया जग गया। चलिए, गैर कांग्रेसी सरकार सबसे पहली बार किस राज्य में? केरल। गैर कांग्रेसी सरकार केरल में 1957। कब बना? 1957। कब बना? 1957 में। बताइएगा, यूपी में लोकसभा का सीट 80 गो। यूपी में लोकसभा का सीट 80 गो। अब महाराष्ट्र में 48 गो। महाराष्ट्र में आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? अपना प्यारा बिहार में। तमिलनाडु में लोकसभा का सीट कितना है? ये भी बताइएगा। अब पश्चिम बंगाल में लोकसभा का सीट कितना है? ये भी बताइएगा। तीनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। बोलिए जी, आप लोग बोलिए ना। चलिए, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका योग? यूरेनियम का। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। मेथेनॉल को कहते हैं, मेथेनॉल को कहते हैं वुड अल्कोहल। मेथेनॉल को क्या कहते हैं? वुड अल्कोहल। मेथेनॉल को क्या कहते हैं? वुड अल्कोहल। वुड अल्कोहल। वुड 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 अल्कोहल। वुड अल्कोहल। मेथेनॉल को कहते हैं, मेथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH। क्या होता है? CH3OH। इसको पीने से आदमी पागल, अंधा, ये सब हो जाएगा। पागल, अंधा हो जाएगा। जो हम लोग शराब पीते हैं वो एथिल अल्कोहल होता है, C2H5OH, ठीक ना, बराबर ना। आगे हम बढ़ते हैं। रक्त का pH मान होता है 7.4। रक्त का pH मान 7. सबसे कम वन है कहाँ? हरियाणा में। सबसे कम वन है हरियाणा में। सबसे कम वन है हरियाणा में। बताइए, जैव विविधता अधिनियम कब आया? 11 दिसंबर 2002 को। जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को। जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को। जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002। 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 कमेंट में भैया चिपका दीजिएगा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइट गुड्स। वाइट गुड्स किसको कहते हैं? जो हम डेली में यूज करते हैं सामान, उसको कहते हैं वाइट गुड्स। हाँ, जैसे साबुन, तेल, जो उसको यूज करना अति आवश्यक है, बस समझे, उसको क्या कहते हैं? जन सामान की वस्तुएं जो होता है ना, आवश्यक जो वस्तुएं होता है, जो उसको यूज करना वाइट गुड कहते हैं, ठीक ना। चलिए, आज बताइए, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1953 में, ठीक ना। भाषा के आधार पे गठन होने वाला पहला राज्य, ठीक ना, आंध्र प्रदेश। बताइए, ये भी क्वेश्चन इतना बार आएगा एग्जाम में ना, उस सेट में कहने की बात है। ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या? उच्च वोल्ट का को निम्न वोल्टेज में, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, बस समझे। ट्रांसफार्मर क्या कहता है? वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलता है, बस समझे। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है। और जो बिजली वाला करंट होता है वो AC होता है, बैटरी वाला करंट जो होता है DC होता है, ठीक ना। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? सुन लो, राज्यसभा का कार्यकाल बोलेगा तो निश्चित नहीं है, विघटन नहीं होता है, लेकिन बोल देगा राज्यसभा का सदस्य तो 6 साल। याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर राज्यसभा बोलेगा तो उसका कार्यकाल अनिश्चित होता है, ठीक ना, अस्थायी होता है, ठीक ना, लेकिन उसका सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक ना। अगला, संगमरमर का सूत्र CaCO3। बताइए, सतीश धवन रिसर्च सेंटर कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है।
अब पंचशील घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में। पंचशील घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में। पंचशील घाटी कहाँ है? पंचशील घाटी कहाँ है? मनुष्य के शरीर का तापमान कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में 37। और रेलवे का संग्रहालय कहाँ है? रेलवे संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली। रेलवे संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली। और रेलवे पहिया कहाँ बनता है? रेलवे का पहिया और धुरी कहाँ बनता है? बेंगलुरु में। और डाकघर के लिए कितने जोन? लेकिन 9वां जोन किसके लिए? सेना के लिए। 9वां जोन किसके लिए? सेना के लिए। चलते हैं, आज का सेशन यही समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, जिससे आपको वीडियो जल्दी पहुंच जाएगा। चलते हैं।